अध्यक्ष पद को लेकर मीटिंग के बीच कांग्रेस में घमासान। राहुल गांधी के बीजेपी वाले बयान पर नाराज हुए गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने कहा, कभी बीजेपी के पक्ष में नहीं कही कोई बात, बाद में डिलीट किया ट्वीट। सुशांत केस में सीबीआई की पूछताछ जारी। चौथे दिन सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज सिंह से की पूछताछ। वहीं सुशांत के वकील ने कहा, सुशांत के परिवार का साथ नहीं देती थी रिया। लगातार पांचवें दिन पेट्रोल के दामों में हुई बढ़ोतरी। 13 पैसों की बढ़ोतरी के साथ 81.62 रुपए प्रति लीटर हुए पेट्रोल के भाव। पिछले 9 दिनों में ₹1.19 का हुआ इजाफा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ। पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से पार्टी अध्यक्ष में बदलाव के बाद जमकर हंगामा हुआ और ये हंगामा ट्वीट तक जा पहुंचा। कपिल सिब्बल के एक ट्वीट के बाद पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें बहकावे में न आने के लिए भी कहा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़ा विवाद देखने को मिला। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जिन्होंने इस वक्त चिट्ठी लिखी है वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल खफा हुए और पलटवार करने लगे। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी बीजेपी के साथ साठगांठ है। राजस्थान हाईकोर्ट में पार्टी को सफलता दिलाई। मणिपुर में बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत से पार्टी का बचाव किया। पिछले 30 सालों में बीजेपी के पक्ष में एक भी बयान नहीं दिया, फिर भी हम पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लग रहा है। हालांकि इस ट्वीट के बाद कपिल सिब्बल ने कुछ ही देर बाद फिर एक ट्वीट किया और कहा कि राहुल गांधी ने खुद उन्हें बताया कि उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे में मैं अपना पुराना ट्वीट हटा रहा हूँ। विवाद बढ़ा तो कपिल सिब्बल के ट्वीट पर रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया। सुरजेवाला ने लिखा कि राहुल गांधी ने इस तरह के किसी शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे में किसी तरह की अफवाह में न आए, लेकिन हमें मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। इन नेताओं के अलावा गुलाम नबी आजाद ने भी इस्तीफा देने की पेशकश कर दी और कहा कि अगर ऐसा होता है तो इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद उन 23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पहले चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद कांग्रेस में ट्वीट शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। कांग्रेस के इतिहास की बात करें तो 1947 देश की आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस पार्टी के 18 अध्यक्ष हुए, जिनमें से केवल 5 ही गांधी परिवार से थे और बाकी 13 का पार्टी गांधी परिवार से दूर दूर तक नाता नहीं था। हालांकि 5 बार ही केवल गांधी परिवार से पार्टी के अध्यक्ष रहे, लेकिन इन 5 नामों के हाथ में कमान रही करीब 5 दशक तक। आजाद भारत में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर नया अध्यक्ष चुनने की ओर बढ़ रही है। 10 अगस्त को खत्म हुए अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की कुर्सी के बाद अब कांग्रेस में नए अध्यक्ष को चुनने की कवायद शुरू हो गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कब कौन कौन रहा अध्यक्ष। सन 1947 देश आजाद हुआ तो 1947 में JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सन 1948 से सन 1949 तक कांग्रेस की कमान पट्टाभी सीतारमैया के पास रही। उसके बाद 1950 में इस साल पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सन 1955 से सन 1959 तक UN ढेबर इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1959 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी। 1960 से 1963 तक नीलम संजीव रेड्डी इस दरमियान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सन 1964 से सन 1967 तक राजनीति में किंगमेकर कहे जाने वाले के कामराज अध्यक्ष चुने गए। 1968 से 1969 S निजलिंगप्पा ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। सन 1970 से 71 तक बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1972 से 1974 तक शंकर दयाल शर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद सन 1975 से 1977 तक इमरजेंसी के दौरान में देवकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1977 से 78 तक इस दौरान कासु ब्रह्मानंद रेड्डी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद सन 1985 से 91 तक राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1992 से 96 तक राजीव गांधी की हत्या के बाद PV नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सन 1996 से 98 तक सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे। सन 1998 से 2017 तक सबसे लंबे समय तक सोनिया गांधी अध्यक्ष रहीं। 2017 में राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने। 2019 सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी।
आजाद भारत के बाद कांग्रेस में अब तक 18 अध्यक्ष चुने गए हैं। इसमें 5 गांधी परिवार से अध्यक्ष रहे, जबकि 13 अध्यक्षों का नाता गांधी परिवार से नहीं रहा। सुशांत केस में सीबीआई रोज नए खुलासे कर रही है। एक बार फिर से सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह से इस मामले में पूछताछ हुई और सीबीआई की टीम एक बार फिर से वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची, जहां करीब 2 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत रहे थे। सीबीआई की टीम एक बार फिर वाटरस्टोन रिजॉर्ट में गई, जहां सुशांत 2 महीने रहे थे और वहां के स्टाफ से सुशांत के बिहेवियर के बारे में पूछताछ की गई। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह से मुंबई के सांता क्रूज इलाके में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ की गई। इसी बीच सुशांत के परिवार के वकील ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने आईएनएस को बताया कि रिया ने कभी भी सुशांत के परिवार को सपोर्ट नहीं किया। जब सुशांत की मौत हुई तो रिया ने सुशांत के परिवार को एक फोन तक नहीं किया। उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत के घर के 2 लॉकर टूटे हुए मिले, जिनमें रखा हुआ कीमती सामान भी गायब था। Well, I don't see her cooperating with the family because she has not cooperated with the family. जब सुशांत की मौत हुई तो फैमिली से उसने कंडोलेंस तक पे नहीं किया और जब ये मामला सीबीआई में दर्ज हुआ तो उन्होंने टूथ एंड नेल उसको अपोज किया सुप्रीम कोर्ट में और उनके लॉयर ने, वो भले कह रही थी एफिडेविट में कि सीबीआई को जा सकता है, लेकिन उनके लॉयर ने एक बार भी एग्री नहीं किया। इसलिए कहीं ना कहीं वो डबल गेम खेल रही थी इस मामले में। अगर उनको फैमिली को सपोर्ट करना था तो फिर वो पिटिशन क्यों फाइल किया? फिर वो आप सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन विड्रॉ कर लेती कि भाई सीबीआई हमको मान्य है, हम सीबीआई में जाने को तैयार है और हम फैमिली के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। इसलिए फैमिली को सपोर्ट करने का तो उनका बिल्कुल ही, उनकी मंशा बिल्कुल नहीं है। कुछ एक लॉकर वगैरह टूटने की बात सामने आई थी, क्या है ये? सुशांत का कोई लॉकर था जिसमें से कुछ चीजें गायब थी, या इस पर क्या है आपका कहना चाहिए? सुशांत का जो लॉकर था, 2 लॉकर थे घर में, दोनों जब खोला गया तो बिल्कुल खाली था, तो काफ़ी कुछ वैल्यूएबल्स उसमें रहते थे और खाली निकला गया, तो इसलिए ऑब्वियसली उसका कुछ माने। अब किसने खाली किया, रिया ने खाली किया या बाद में जो स्टाफ रह रहे थे उन्होंने खाली किया, अब ये सब तो छानबीन की बात है। जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जब और आगे ले जाएगी तो ये सब बातें सामने खुलेंगी। दूसरी तरफ सीबीआई फुल एक्शन में है। सुशांत से जुड़े लोगों से रोज पूछताछ की जा रही है और मामले को सुलझाने की कोशिश जारी है। सोमवार को यानी कि आज पेट्रोल के दामों में 5वें दिन लगातार इजाफा हुआ है, जबकि डीजल के भाव जस के तस बने हुए हैं। आज पेट्रोल के दामों में 13 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल के दाम बढ़कर हो गए हैं 81 रुपए 62 पैसे। लगातार बढ़ती महंगाई लोगों को परेशान कर रही है और पेट्रोल के भाव जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। पेट्रोल के दाम में सोमवार को लगातार 5वें दिन वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम फिर 13 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। सोमवार को लगातार 5वें दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद पेट्रोल का भाव बढ़कर 81.62 रुपए हो गया। वहीं मायानगरी मुंबई में 12 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 88.28 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि कोलकाता में भी 12 पैसे दाम बढ़ने के बाद 83.12 हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते सप्ताह के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में अधिकतर गिरावट का ही रुख रहा है। तब भी घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। बता दें कि तेल कंपनियों ने लगातार 9 दिनों में सिर्फ एक दिन को छोड़ बाकी 8 दिन पेट्रोल के दाम में इजाफा किया है और इन 8 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 1.19 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के केसेस बढ़कर 31 लाख के पार जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो 61,000 के आसपास मामले सामने आए हैं। 836 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन राहत की बात यह कि रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है। रिकवरी रेट 75% के पास पहुंच चुका है। दुनिया भर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार सुबह भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,408 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 836 की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना मामलों की कुल संख्या 31,06,348 पहुंच गई है। इसमें से 23,38,035 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 57,542 लोगों ने वायरस के कारण जान गंवाई है।
वहीं महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या करीब 7 लाख पहुंच गई है। रविवार को एक दिन में 10,441 नए संक्रमित मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में 258 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,82,383 हो गई है, जिसमें से 4,88,271 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक 22,253 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं, जबकि राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रविवार को दिल्ली में 1,450 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में दिल्ली में 1,250 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,61,466 हो गए हैं। वहीं अब तक कोरोना से 1,45,388 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 4,300 हो गई है। दिल्ली में अब भी कोरोना वायरस के 11,778 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में भी मामलों में तेजी देख रही है। बहरहाल सरकार ने टेस्टिंग रेट बढ़ा दी है, जिसके चलते लोगों की जांच की संख्या में भी इजाफा हुआ है। कोरोना में भीड़ से बचने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार सभी धार्मिक कार्यक्रम और जुलूस पर बैन लगा दिया गया है। 700 साल में पहली बार होगा जब मुहर्रम पर ताजिए का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। हालांकि ताजिए रखे जा सकेंगे। दिल्ली में ताजिया रखने का सिलसिला मुगल काल से ही चला आ रहा है, पर 700 साल में ऐसा पहली बार होगा कि जब मुहर्रम पर ताजिया तो रखे जाएंगे, लेकिन इनके साथ निकलने वाला जुलूस नहीं निकल सकेगा। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस ने ताजिया के कारोबार से जुड़े लोगों की जिंदगी पर भी असर डाला है। हमारे यहाँ सबसे मेन बदलाव तो यही है कि इस बार इजाज़त नहीं मिली पेंडेमिक के चक्कर में, और हम भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई काम करना चाहते नहीं। तो सबसे मेन जो बदलाव आया है वो ये आया है कि ताज़िए शरीफ हमारा जो ये रखा है, इसको तैयार यहीं किया जाएगा और इसकी सारी रस्मात यहीं करी जाएंगी। कहीं कोई जुलूस हमारा बाहर नहीं निकलेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए यहाँ पे पब्लिक को हम सबको इजाज़त नहीं दे रहे। ये मेन बदलाव अभी इस बार हम देख रहे हैं। दरअसल मुहर्रम के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग हुसैन की शहादत में गमजदा होकर उन्हें याद करते हैं। शोक के प्रतीक के रूप में इस दिन ताजिया के साथ जुलूस निकालने की परंपरा है। ताजिया का जुलूस इमाम बारगाह से निकलता है और करबला में जाकर खत्म होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.